अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एकदम से सब्सक्राइबर्स का नंबर कम होना शुरू हो गया है, व्यूज़ भी कम हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही की हो रहे हैं जनाबे वाला। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज बात करेंगे, ज़्यादातर बात करेंगे सुहेल वड़ाइच के शाहकार कॉलम के ऊपर। माफ़ी कौन मांगेगा जी, माफ़ी क्यों मंगवानी है, माफ़ी क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और ये माफ़ी कौन मंगवाना चाहता है, माफ़ी है या सियासी यू टर्न है, हकीकत इसमें क्या है। साथ साथ जजेस की जो मौज लगी हुई है उसके ऊपर बात करेंगे, और साथ साथ इमरान खान को जो क्लीन चिट मिल गई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने काफ़ी सारे पॉइंट निकाल के रखे हैं ताकि आप लोगों को ये बोगस किस्म का कॉलम पढ़ना ना चले। बेसिकली आज सुहेल वड़ाइच साहब ने फील्ड मार्शल से मुलाकात की, उन्होंने एक कॉलम लिखा कल, उन्होंने उसमें ज़रा मसाला ज़्यादा तेज़ कर दिया मेरा ख्याल है, बहुत ज़्यादा जो माफ़ी शाफ़ी वाली बात थी इबलीस और खुदा वाली। तो वो कल फिर रात को वो टकला कौन है, साजिद तारड़ नाम का बंदा, उसको भेजा गया टीवी चैनल्स पे ताकि वो ये मसाला कम करेगी जी ऐसी कोई बात नहीं हुई माफ़ी शाफ़ी वाली। आज सुहेल वड़ाइच साहब ने कॉलम लिख मारा है, उसमें सुहेल वड़ाइच साहब का दावा है कि वो इमरान खान को नसीहत कर रहे हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इस कॉलम के इंटरेस्टिंग, एक एक करके आते हैं। उन्होंने कहा है जनाबे वाला कि आप जमहूरी हैं तो आपको ज़ाब्ती तौर पे पता है कि उन्होंने अपने आप को मुसाफिर कहा। उन्होंने कहा जी मैं आपके पास पहले से आया था, मैंने आपको 9 मई से पहले कहा था कि जी सियासी मसलियत करें या मक्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट से मसलियत करें। हकीकत अब इस बात की है कि ये सुहेल वड़ाइच साहब का दावा है। जैसे एक हमारे और साफ़ी हैं, जो भी कोई मर जाता है वो कहते हैं मेरा उससे बड़ा करीबी ताल्लुक था, तो इसमें कोई है नहीं हकीकत, हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि सुहेल वड़ाइच साहब ने कुछ कहा था कि नहीं कहा था। नॉर्मली सुहेल वड़ाइच साहब की आदत है, ये हर जो मौजूदा हाजिर सर्विस बंदा होता है उसके ये उठाते हैं, उसको ये मशवरे देते हैं, किसी आम आदमी को मशवरे नहीं देते, ठीक है। और मेरा एनालिसिस में ये है कि 9 मई से पहले किसी भी मसलियत का शिकार होती तहरीक इंसाफ तो अपनी सियासी कानूनी हैसियत को तर्क कर देती, ठीक है। तो इस मसले को ज़रा पीटीआई पर डालना जो है वो मेरा ख्याल है एक ज़्यादती होगी सुहेल वड़ाइच की तरफ से। दूसरा नुक्ता है जी कि माजी के वाक़यात से सबक सीख के रास्ता निकल सकता है। इक़्तिदार में आने के बाद भी सियासतदानों को मुक़्तदरा की सरपरस्ती हासिल होती है, मगर बेहतरीन रास्ता जो है वो माफ़ी ही है। उन्होंने कहा है जी। वड़ाइच ने भुट्टो साहब की मिसालें दी हैं, इसमें ज़िया की मिसालें दी हैं, मुखालफत को बड़ा रोमांटिसाइज़ करने की कोशिश की है। हकीकत क्या है कि भुट्टो साहब जो मर्ज़ी कर लेते, उनको ज़ियाउल हक ने जो फ़ैसला किया हुआ था उसी पर अमल दरामद किया गया। अभी दावे किए जाते हैं कि वो भुट्टो ने आखिरी दिन माफ़ीनामा भेजा, ये भेजा, वो भेजा। उससे पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही था जी, टोटल ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने मुफाहमत का रास्ता अपनाया, इसीलिए बार बार इक़्तिदार में आते हैं। अमली सियासत में इसे कामयाबी कहा जाता है। अब दोनों बार बार इक़्तिदार में आए लेकिन मुकम्मल कामयाबी तो वो भी नहीं मिली, दोनों बूटों के नीचे दबे रहे। दोनों पार्टियों पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, गैर कानूनी इक़दामात का शिकार हैं। पीटीआई को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि मुफाहमत नहीं की, असूली सियासत जो है ओ क्या बहुत ही बुरी चीज़ है। मेरा वड़ाइच साहब से सवाल ये है, वड़ाइच साहब कहते हैं सियासी तज़ादात ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि आपके चाहने वाले आपको यरगमाल बना रहे थे। यूट्यूबर्स हर शिकस्त के बाद एक नई कहानी तराश कर आपको मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं। हकीकत क्या है इसमें ज़रा, हकीकत यह है कि जनाबे वाला इमरान खान का जेल में होना रियासती और अदालती साजिशों की वजह से बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये इसमें यूट्यूबरों का क्या कसूर है? मतलब मेरा अब सवाल आपसे ये है जनाबे वाला इसके ऊपर, ठीक है, कि यूट्यूबर्स इमरान खान को मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं। 2 साल से इमरान खान का किस यूट्यूबर के तरफ एक्सेस है, या 2 साल से इमरान खान ने कौन से वीलॉग्स देख के उनको फीडबैक और कमेंट भेजे हैं? जैसे मैं आपको कहता हूँ ज़रा लाइक शेयर कर दीजिएगा, उन्होंने कब यूट्यूबरों के कमेंट्स किए हैं लाइक। और 1958 का अगर यही मसला है तो 1958 का मार्शल अभी किसी यूट्यूबर ने लगवाया होगा। 71 की जंग में मुल्क तोड़वाया जो है वो यह्या खान ने नहीं, यूट्यूबरों ने तोड़वाया है जनाबे वाला। 1977 में जो मार्शल लॉ भुट्टो को फांसी भी किसी यूट्यूबर ने लगवाई है, ठीक है। 1999 का मार्शल लॉ यूट्यूबरों ने लगवाया है। 2024 का इलेक्शन यूट्यूबरों ने चोरी करवाया है। आपका बेसिक मसला क्या है वड़ाइच साहब का? बेसिक मसला है वड़ाइच साहब का कि जो ताकतवर हैं उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, उनकी कोई गलती नहीं है। रियासत के अंदरूनी इंतशार की जिक्र नहीं करते, रियासत को नहीं कहते कि आप इंसाफ से काम लें, ठीक है। वो रियासत की बराह रास्त कार्रवाइयों को गैर अहम ज़ाहिर करने की कोशिश करें, ये बारीक वारदात है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं गैस लाइटिंग। गैस तो खैर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उसको लाइट दिखा रहे हैं। अच्छा, फिर माफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन हो तो फौरी करके जेल से बाहर आना ही अमलियत पसंदी है। यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए अच्छे हैं।
हकीकत क्या है, रियासत के दबाव में आके गन पॉइंट पे रख के आपको मफाहमत जो है ये इस्तेहकाम नहीं पैदा करेगी, ये एक मज़ीद बड़ा खला पैदा करेगी। ये अना की जंग अब नज़र आ रही है। बेसिकली सुहेल वड़ाई साहब ने ये कर दिया है कि ये अना की जंग है। उन्होंने तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट दे दी है इस वक्त। साथ साथ वो ये भी जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान का मसला अपनी रिहाई है। असूलों की जो सियासत होती है उसमें बर्दाश्त, उसमें भाईजान अपने नुक्ता नज़र पे खड़े रहना, यही जीत ही होती है। ठीक है, अब मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जनाबे वाला। हिकमत अमली जो है इमरान खान की रेजिस्टेंस को, वो कह रहे हैं कि हिकमत अमली नहीं है, उनकी नज़र में सिर्फ मफाहमत ही कामयाबी है। असूली सियासत बड़ी बुरी चीज़ है। वो जी यूट्यूबर जो है वो है, बाकी इदारे जो कर रहे हैं उससे रियासती ज़िम्मेदारी से तवज्जो हटा दें। वो मशवरे दे रहे हैं कि उनकी मंतक गैर हकीकी है, आसानी से बड़ा कुछ हो जाता है। ठीक है, अब वड़ाइच साहब ने मेरे प्यारे मोहतरम ने, रियासत ने जो कार्रवाइयाँ की हैं 2 साल में, इमरान खान का बयानिया बनाते रहे, DGI SPR खुल खुला के जनाबे वाला कहते रहे कि जी इंतशारी टोला माफ़ी मांगो, फिर आर्मी चीफ की माफ़ी आना, फिर आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि इमरान खान से माफ़ी चाहते हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। इमरान खान के ऊपर सारे के सारे केसेस झूठे हैं, जाली हैं, फुदू केसेस हैं। अब वड़ाई साहब ने कम से कम ये साबित कर दिया है। अब आपको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इमरान खान के ऊपर केसेस जाली बनाए गए हैं और ये एक माफ़ी से ख़त्म हो सकते हैं। उस माफ़ी से क्या इमरान खान बहुत अच्छा हो जाएगा? उस माफ़ी से क्या इमरान खान काबिल कबूल हो जाएगा? नहीं जनाब। वड़ाई साहब का साथ ये मशवरा है कि आप माफ़ी मांगे, घर बैठें, अगले साल इंतजार करें, इस जाली सेटअप को कबूल करें। क्या इमरान खान ये करने के लिए तैयार है? इमरान खान से मुतअद्दिद बार मिलने वाले सहाफ़ियों से चंद से मेरी बात हुई, उन्होंने आगे से हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को असीं पूछा कि जी कहते माफ़ी मंगो, तो कहते माफ़ी तुसी मंगो, मैं किस चीज़ की माफ़ी मंगा। तो इमरान खान माफ़ी शाफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। 2 साल उसने जेल में गुजार लिए। मुकम्मल कंट्रोल का बयानिया बेच रहे हैं जी कि फील्ड मार्शल साहब मुकम्मल कंट्रोल में आ चुके हैं, हर चीज़ उनकी मर्जी से हिलती है, परिंदा पर नहीं मारता, चिड़िया बिठ नहीं कर सकती उनसे पूछे बगैर। तो ऐसे में एक साहब हैं जिनका नाम है असद उमर, जो कि तहरीक इंसाफ में फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे। उन्होंने कहा जी आज का दिन, जो मैं बात कर रहा हूँ आज का दिन, 37 साल पहले जनरल ज़ियाउल हक फौत हो गए। उससे 2.5 महीने पहले उन्होंने पार्लियामेंट तहलील की और जुनेजो को बरतरफ किया। तज्ज़िया निगारों का कहना था कि जनरल साहब मुकम्मल कंट्रोल में थे, ऐसे कंट्रोल में थे और सालों निज़ाम यूं ही चलता रहा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और फिर होता वही है जो कि अल्लाह को मंजूर होता है। इससे आगे मैं आपको बता देता हूँ कि C-130 सेफेस्ट तैयारा है, उसमें वो सफ़र कर रहे थे और वो तैयारा फ़िज़ा में फट गया था। और हम क्योंकि बहुत ही नहायत ही वो नन्हे मुन्ने थे शायद उस वक्त, तो जनाबे वाला कहते हैं लोग कि इनके दांत मिले थे सिर्फ जबड़ा, तो दांतों से अंदाज़ा लगाया था कि जनरल साहब हैं और दांतों को दफना दिया गया था। तो आमिरों का ये अंजाम भूलना नहीं चाहिए। दूसरा आमिर जिसका मुकम्मल तरीन कंट्रोल था, जिसको अमेरिका भी मोहब्बत करता था, उसकी चुमियाँ लेता था, वो था जनरल मुशर्रफ। किस कदर बुरे हालात में वो दुबई में एक छोटे अपार्टमेंट में मरा, इस्लामाबाद में उसका फार्म हाउस है, आप पैदल फिर नहीं सकते, इतना बड़ा इतना पुरतायुश फार्म हाउस था। तो सुहेल वड़ाई साहब को ये चीज़ें भी देख लेनी चाहिए। हर टाइम हर ताकतवर के तलवे चाटना कोई मसले का हल नहीं होता। वड़ाई साहब कभी सहाफ़त भी कर लें, आप पूरी ज़िंदगी टीसी ही करते रहेंगे, क्या फ़ायदा हुआ आपको? और ये जो आपका कॉलम है, अगर जेलर ले जाए तो इमरान खान पढ़ेगा, वरना इमरान खान को क्या पता जी कि आप क्या कॉलम लिख रहे हैं और क्या वो दे रहे हैं, और कि कौन से यूट्यूबर ने अब इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है जनाब डील का कह के, वो भी मेरी समझ से बाहर है कि जी यूट्यूबर कहते हैं तो इमरान खान इसलिए डील नहीं कर रहा। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इमरान खान को कौन सा इधर 5G टेस्ला का स्टार लिंक मिला हुआ है कि जनाबे वाला वो उसको धड़ाधड़ यूट्यूब की वीडियोज़ आ रही हैं, ये भी समझ नहीं आ रही। तो अल्लाह खैर करे, ऐसे तबलची सहाफ़ी आपको हर जगह में मिलेंगे। सुहेल वड़ाई साहब पहले बाजवा का डॉक्ट्राइन बेचते थे, बाजवा को अबू बनाया हुआ था। उन्होंने इतना बड़ा अबू बनाया हुआ था कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने एक कॉलम भी लिखा था जो कि BBC में छपा था। वो कॉलम भी मैंने लब के रखा हुआ था जनाबे वाला, वो किधर गया कॉलम? एक तो मैं बड़ा ना सस्ता आदमी वाक़या है, मैं कॉलम गवाच गया। सॉरी जी, 2 मिनट दीजिए मुझे, आई विल फाइंड द कॉलम फॉर यू गाइज़। खैर उस कॉलम का क्रक्स ये है, उस कॉलम में सुहेल वड़ाइच साहब मेरे अज़ीम हमवतन जो हैं, उन्होंने कहा था बाजवा की एक्सटेंशन और तसलसल व इस्तेहकाम का रोशन ख़याल मॉडल, ये सुहेल वड़ाई ने लिखा था 21 अगस्त 2019। उस टाइम इमरान खान बड़ा तगड़ा था, बाजवा बड़ा तगड़ा था, तो सुहेल वड़ाई साहब उसके पैरों में गिरे हुए थे।
وہ کہتے ہیں جی پاکستان کی پائیدار ترقی کا راستہ ہموار ہو چکا ہے کیونکہ تاریخ کے طالب علم اور ترقی کے خواہاں جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف بنا دیا. عمران خان کی سب سے بڑی غلطی, گھٹیا غلطی, اصولوں پہ کمپرومائز, اور یہ اس کو لکھ رہے تھے. اچھا, اسی میں انہوں نے جناب والا وڑائچ صاحب نے آگے وہ بھی لکھا ہے کہ کون نہیں چاہتا کہ پائیدار ترقی کے لیے پالیسیاں عمل درآمد کے لیے 10-15 سال ہوں. ہانگ کانگ نے ایسے ترقی کی, ملیشیا نے ایسے ترقی کی. جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع اور جنرل فیض حمید کی آئی سی آئی میں ترقی کو تقرری کو پائیدار ترقی کے اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے سیاسی عدم استحکام اور معاشی زوال کو روکنے کے لیے تسلسل کی پالیسی کو اپنایا گیا ہے. یہ جنرل فیض حمید کی تقرری آئی سی آئی میں ہوئی تھی. جنرل عاصم منیر جو کہ ابھی فیلڈ مارشل بن چکے ہیں, ان کو ہٹا کے عمران خان نے دوبارہ جنرل فیض کو ڈی جی آئی سی آئی لگایا تھا. ٹھیک ہے, اور پالیسیوں کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے قریب ترین ساتھی جنرل فیض 4 سینئر جنرلوں میں شامل ہوں گے, اور کبھی نے بھی اسی طرح 6 سال مل گئے. 2028 تک بطور اگلے چیف آف آرمی سٹاف اپنی پالیسی کا موقع ملا تو پاکستان چین, ملیشیا, کلیشیا, پتہ نہیں کتھے کتھے چلا جائے گا. خیر, اب وہ بتا رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کے پاس ایک 10 سال کا ماڈل ہے, تو سہیل وڑائچ جیسے صحافی ہمیں سالوں سے, صدیوں سے یہ بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جناب والا ماڈل کون سا اپنانا ہے, کون سا بہترین ماڈل ہے, کون سا جرنیل جو ہے وہ زبردست ہے, باقی پرانے والے کیوں بیکار تھے, اور یہ والا جو ہے یہ کتنا چمکتا دمکتا ہیرا آدمی ہمیں ملا ہے. اور ہر جو حاضر سروس جرنیل ہمیں ملتا ہے وہ ہیرا ہوتا ہے اور باقی پرانے والے پھدو ہوتے ہیں. یہ تو میں سیکھ چکا ہوں. آگے چلتے ہیں جناب. ملک میں جو بھی حالات ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لیکن ججوں کو عیاشی ختم ہونے میں نہیں آ رہی. جناب لیٹسٹ آج جو پالیسی ہے اس میں بتایا گیا کہ ججوں کو 2 گاڑیاں ملے گی 1800 سی سی. ایک گاڑی ان کی سرکاری گاڑی ہوگی, ایک ان کے گھر کے لیے گاڑی ہوگی, تاکہ جج کا بچہ جو ہوتا ہے مستقبل میں اس نے بھی جج بننا ہے تو اس کو بچپن سے عیاشی کی عادت پڑے. وہ جج کے پاویں 50,000 مقدمے زیر التفاع ہوں, اس کو 2 گاڑیاں دی جائیں, اس کو 600 لیٹر پیٹرول دیا جائے. 600 لیٹر پیٹرول ذرا کیلکولیٹ کریں کتنے کا ہوتا ہے. ایک سیکنڈ جی, کیلکولیٹر کہاں سے نکلے گا, ابھی لائیو کرتے ہیں. ہم 250 لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے, تو 600 انٹو 250 ہوئے کیا ہو گیا, 600 انٹو 250, 1.5 لاکھ روپے کا پیٹرول ان کو مہینے کا, اگر 250 روپے لگا دے اس سے زیادہ یہ وہ فری میں دیا جائے گا کیونکہ ان کے پیو کا ملک ہے. صرف یہی نہیں, 2000 یونٹ آپ نے سن لیا کہ جج کو مرنے کے بعد اور ریٹائر ہونے کے بعد جج کو کتنا سودا ملتا ہے. پینشنیں ان کی 20-20 لاکھ ہے, ہماری اتنی تنخواہ نہیں ہوتی جتنی ان کی پینشنیں ہو چکی ہیں. اچھا, اب نیا کام بھی ہے. انہوں نے کہا جی ایک پروٹوکول ہے, جج مر گیا تو پھولوں کی چادر کیسے چڑھائی جائے گی, باجے کون سے بجائے جائیں گے, کیا کیا جائے گا, مدد کی جائے گی, ڈگنیفائڈ بریل دی جائے گا. ساڑھے اسی سڑک پہ آ کے مرے, ساڑھے ڈگنیفائڈ بریل کنے دینا چیف جسٹس صاحب. یہ وہ اشرافیہ, ٹھیک ہے, مطلب بندہ جب مر جاتا ہے نا تو پھر اس کو یہ ششکوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ہے ہمارے بہت ہی براؤن صاحب سنڈروم کا شکار جو لوگ ہیں کہ ہم بڑے صاحب ہیں, ہمارا بریل اچھا ہونا چاہیے, پاویں لوگ قبر میں بعد میں آگے کتے پیشاب کریں آپ لوگوں کے, جس قسم کے فیصلے آپ دے رہے ہیں معذرت کے ساتھ. اسی لیے قبروں کے اوپر بھی گارڈ لگانے پڑتے ہیں. قاضی فائزہ کی قبر پہ یقیناً کتے پیشاب کریں گے, اگر مجھے موقع ملا ہے تو کوئی انسان بھی کریں گے. میں تو کہوں گا جو ان کی حرکتیں ہیں, جیسے وہ مہربانو قریشی, شاہ محمود قریشی نے ایک ٹاؤٹ کو بولا تھا کہ آپ اس طرح کی باتیں مت کریں, لوگ تھوکیں گے آپ کے منہ کے اوپر, تو لوگ مر جائیں گے, قبروں پہ پیشاب بھی کریں گے. جو آپ نے حال کر دیا ہے اس ملک کا, جتنی مہنگائی ہے, میرے جیسے لوگ جس طریقے سے اسٹرگل کر رہے ہیں, میرے سے نیچے بہت سارے لوگ ہیں جو مرنے والے ہوئے ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں بچتے مہینے کے, جو لاکھ روپیہ مہینے کا کماتا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں زندہ کیسے رہوں. تو اس لیے یقیناً بہت سارے لوگ چاہیں گے کہ یہ کمپنی جو ہے اس کے جو لوگ مرے ان کی قبروں پہ پیشاب کرنے کا موقع ضرور ملے. آئی ایم سوری, ذرا سخت بول رہا ہوں میں, لیکن غصہ بڑا آ رہا ہے مجھے. عیاشیاں دیکھو ذرا جی, 2 گاڑیاں چاہیے جی, پروٹوکول ہونے چاہیے, پھولوں کی چادر کیسے چڑھے گی جی, اس میں کتنے پھول ہونے چاہیے, یہ ڈرامے چیک کریں ذرا. کیس لوڈ دیکھو ذرا کتنا پڑا ہوا ہے, اس کے بعد ان کے ششکے دیکھو تو پھر چھتر تو پڑنے چاہیے نا ان کو. کیا خیال ہے, پیسے ہی جتنے لیتے ہیں, جتنی مراعات لیتے ہیں, مطلب پوٹی صاف کرنے تک ان کو فری ہر چیز دی ہوئی ہے, کام ان سے ایک نہیں ہوتا, ڈرامے ان کے 1.5 لاکھ. خیر کیا آپ بات کریں, چھوڑے جی, لعنت بھیجیں. فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی. امید ہے ویڈیو آپ انجوائے کریں گے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.